चलिए ठीक है, कोई ज्वाइन कर रहा है भाई, उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। श्री राम जी, ओके। चलिए, तो आज का जो मेरा टॉपिक है MPPSC यूनिट नंबर 7, ठीक है, यूनिट नंबर 7 से आप लोगों का जो टॉपिक है ये है अनाथ और बेसहारा बच्चों से संबंधित कल्याणकारी कुछ योजनाएं हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में है, या आप कह सकते हैं उसके दृष्टिकोण में है, ये सारी की सारी टॉपिक है, ठीक है। आपने नाम एक सुना होगा गली के बच्चे, नाम सुना आपने, गली के बच्चे और कचरा बीनने वाले बच्चे, है ना, जिसको आप रैग पीकर्स बोलते हैं, सुना है ये, कभी सुना है? जी सर। इन बच्चों के संबंध में बेसिकली क्या है, सरकार ने कुछ योजनाएं या कुछ कार्यक्रम बनाई है, इनके लिए भी बनाई है, सरकार के द्वारा बनाई गई है। तो उन्हीं सारी योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से चर्चा करूंगा, ठीक है भाई। तो कचरा बीनने वाले बच्चे अलग हैं, याद रखना आप लोग, अनाथ बच्चे अलग होते हैं, बेसहारा बच्चे अलग होते हैं, और एक कौन सा बच्चा था, गली के बच्चे, वो भी बच्चे अलग ही होते हैं ना, सबके अलग अलग डेफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, आप तो बेसिकली आपको पढ़ना अनाथ और बेसहारा बच्चों के संबंध में, इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जानिए ये भी कि गली के बच्चों के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी कि अनाथ बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं हैं, है ना, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा और उच्च शिक्षा के बारे में भी चर्चा की गई है, उनके बारे में। तो क्या एक बार मैं बता दूं गली के बच्चे क्या होते हैं, बताइए जरा एक बार, आप लोगों को बता दूं गली के बच्चे वगैरह के बारे में। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग उसको वही बताना, ठीक है। अगर कोई पूछता है गली के बच्चे भाई किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप साधारण शब्दों में एक बात ये जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा ये चीज़ें साफ शब्दों में बता दी गई है कि गली के जो बच्चे होते हैं उनका तात्पर्य ये होता है कि एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो निचली परिस्थिति की नौकरी को कम आय या कामों में या काम को लेकर या वर्क को लेकर उनको गली में करना, जिससे किसी को काम दे दिया जाए और वो काम किसी कंपनी और किसी और चीज़ के बजाय ना करके वो गली में काम करे। जैसे आपने कचरे बीनने वाले बच्चों का नाम तो देखा होगा कि कचरे में बीनते रहते हैं बच्चे, है ना। तो ये बच्चे किस में आ जाते हैं, उसी में आ जाते हैं, गली के बच्चे में ही आ जाते हैं। तो यह एक प्रकार का असुरक्षित ग्रुप माना जाता है, गली के बच्चों को क्या माना जाता है, असुरक्षित ग्रुप माना जाता है। और इनके विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो रुचि हो जाए या ध्यान हो जाए या उनका हस्तक्षेप हो जाए, हस्तक्षेप का मतलब होता है अर्ली इंटरवेंशन या शीघ्र हस्तक्षेप, जहां पर आप उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो असुरक्षित ग्रुप माना जाता है इनको, और विशेष रूप से रुचि, ध्यान और हस्तक्षेप वाला ग्रुप इनको कहा जाता है, ठीक है। तो गली के बच्चे का जो शब्द का मतलब है, ये बताया गया कि ऐसे बच्चे जिन्हें भारत में रैग पीकर्स कहा गया और केनिया में पार्किंग कहा गया इनको, ठीक है। फिलीपींस में इसको क्या बोला गया, पेग्गी बोला गया। तो जैसे अगर एग्जाम में प्रश्न आपसे मिल जाए गली के बच्चों को लेकर, तो भारत में आपको तो मैंने बता चुका भारत में क्या बोलते हैं, तो रैग पीकर्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर मैंने आपसे बोला कीनिया, केनिया वही कीनिया है, तो इस कीनिया में क्या बोला जाता है, इसको पार्किंग बुआस बोलते हैं इसको। तो पूछा जाता है भाई एग्जाम में कि ये कहाँ पर क्या नाम बोला जाता है ना, पार्किंग बुआस बोला जाता है इनको। फिलीपींस में क्या बोला जाता है, किसी को पता है फिलीपींस में? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा रुक के बताना शुरू कर दिया है ना। तो फिलीपींस को अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें पेग्गी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेग्गी, याद है गाय, ठीक है भाई, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और विकसित देशों में इसे बेघर या बेघरवार युवक को कहा जाता है। तो जैसे जो विकसित देश है उसमें बोला जाता है, विकसित देशों में क्या बोला जाता है, बेघर बोला जाता है, बेघर वार युवक बोला जाता है, या इसे आप बोल सकते हो भगौड़ा, ठीक है, आप इसे भगौड़े भी बोल सकते हो, ये भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है।
तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, ठीक है भाई। इतना तो बात समझ में आ गई होगी कि किसको बोला जाता है। अब गली के बच्चों को अगर आप परिभाषित करें, सर गली के बच्चे मतलब स्ट्रीट चाइल्ड। स्ट्रीट चाइल्ड, हाँ आप कह सकते हैं स्ट्रीट चाइल्ड, वही बच्चे स्ट्रीट वाले। स्ट्रीट मतलब ये होता है गली, ठीक है। हाँ, स्ट्रीट। अब गली के जो बच्चे होते हैं ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः इनके परिवार से अभी भी लगभग नियंत्रण का जो स्वरूप है, उसका संबंध, उसके जीवन का केंद्र बिंदु जो है अभी भी घर ही माना जाता है, ठीक है, गली के बच्चों का, ठीक है। तो यह एक अल्पवयस्क होते हैं, ठीक है। अल्पवयस्क मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं परिपूर्ण नहीं है। अगर वयस्क हो जाते हैं तो फिर गली के बच्चे नहीं कहेंगे उसे हम ना, अल्पवयस्क के अंतर्गत आ जाते हैं ये गली के बच्चे, ठीक है। और इनमें अगर मैं एक बात और बताऊं आप लोगों से, तो इस ग्रुप में जो बच्चे होते हैं गली के, वो अपने घर के समान मानते हैं, मतलब सामान मानते, मतलब ये हुआ एक प्रकार इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, या आश्रम, या आपसे मैं कहूँ अपने साथियों के साथ या परिवार के साथ इस तरीके के एक्टिविटी या उनके साथ रहने की एक्टिविटी जो है गली के बच्चे जो है करते हैं, ठीक है। तो ये है गली के बच्चों के बारे में, इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गली के बच्चे में एक पाया जाता है परिव्यक्त बच्चे। परिव्यक्त बच्चे किसे कहते हैं, तो परिव्यक्त बच्चे का मतलब होता है दैनिक क्रियाकलाप में व्यवहार से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो दैनिक क्रियाकलाप जो एक्टिविटी डेली लिविंग है उससे अलग हो जाते हैं व्यवहारिक कार्यों से, ठीक है। तो उसका अलग कार्य है, इसका अलग कार्य है, तो उसे बोला जाता है परिव्यक्त बच्चे बोले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये था, आप इसे ध्यान रखिएगा गली के बच्चों के बारे में। और अगर मैं बात करूं कचरा बीनने वाले, जिसको रैग पीकर्स आप कहते हैं, तो रैग पीकर्स बेसिकली जो कूड़ा या कूड़ा करकट जो भी बीनते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है, ये कचरा बीनने वाले बच्चों को उन्हीं को कहा जाता है। तो आपने देखा भी होगा, ठीक है, लोहा हो, बोतल हो, बिजली का बल्ब हो, पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो, इत्यादि सामग्री को क्या करते हैं, वो खोज करते रहते हैं और उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, उसी को बोला जाता है कचरा बीनने वाले बच्चे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं, बस आपको यही जानना था। बाकी अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली उसको क्या कर लेना, देख लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान लेना कि ये कौन कौन से बच्चे होते हैं। तो जहाँ पर रैग का मतलब होता है एकत्र करने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। और ये कई बीमारियों से पीड़ित भी हो जाते हैं गली, ठीक है भाई। स्वास्थ्य के संबंध में अगर बात किया जाए तो इनके लिए एक प्रकार की समस्या आई है, शिक्षा संबंधी मामले में भी ये लोग पीछे रहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रैग पीकर से ही होंगे, ठीक है भाई, और उसके साथ गली के बच्चे भी आ जाएंगे, तो उनके में भी शिक्षा से संबंधित मामले हैं। और विद्यालय से संबंध में अगर बात किया जाए तो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनका अभाव पाया जाता है, सामाजिक अभाव पाया जाता है, कार्य करने का लंबे समय तक, अब इनका आदत एक हैबिट बन जाती है कार्य करने का, है ना, लंबे समय तक का। तो ये भी क्रियाविधि जो है इसी में आती है, ठीक है। और कुछ कार्य ऐसे भी करते हैं जैसे खतरनाक कार्य, जैसे खतरनाक कार्य ये होता है भाई कि वो कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी भी जगह पे चले जाते हैं, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए, या किसी, अब नॉर्मल बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कार्य को भी खतरनाक दशाओं में भी कर लेते हैं, ऐसे काम करते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है भाई। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेघर को लेकर, और साथ ही साथ आप लोगों के बारे में ये भी बताऊँगा कि और क्या चीज़ें कही गई थी। बेघर के साथ साथ मैंने क्या बताया था, एक और बच्चा, अनाथ बच्चे ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कोरोना के रूप में आई, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कोरोना के रूप में आई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी में से जो बच्चे अनाथ हो गए, उन्हें सरकार का पूरा साथ मिलेगा। तो एक योजना या कल्याणकारी कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के चलाई गई सरकार के द्वारा, जो भी परिवार जो भी परिवार अपने बच्चों से बिछड़ गए हैं या बच्चे अपने परिवार को बिछड़ गए हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाया है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय भारत में मार्च 2020 में, ठीक है, कोविड-19 का प्रकोप आया, और उस प्रकोप से बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को, यानी पेरेंट्स या संरक्षक को खो दिया है, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण में भारत सरकार ने उसकी क्या करेगी, मदद करेगी, ठीक है। तो यूँ तो केंद्र की ओर से और राज्य को ऐसे बच्चों के लिए प्रबंध करने को कहा गया था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
सरकार की ओर से ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की है। अच्छा, आप लोगों ने सुना था कि नहीं ऐसे योजनाओं के बारे में, कि अगर कोई बच्चे का अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है तो उसको आर्थिक रूप से क्या किया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा। ये सरकार के द्वारा अलाउंस किया गया था। आप लोगों ने सुना था? नहीं सुना था? क्या मेरी आवाज़ नहीं जा रही आप लोगों के पास? बताइए एक बार। हाँ भैया सर। ओके, हाँ नहीं सर। चलो ठीक है। फिर तो याद रखें आप लोग, इसके लिए जैसे अनाथ बच्चों के लिए कल्याण योजनाओं को लेकर भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, ठीक है, ये विभिन्न राज्य सरकार ने भी यहाँ पर योजनाएं और उसके संबंध में कुछ कार्यक्रम चलाए थे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, केंद्र में भी चलाया गया है, राज्य में भी चलाया गया है। तो अब इसी के संबंध में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वही बातें आप लोग को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये आपको पता चल चुका है कि बेघर बच्चों को और अनाथ वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम योजनाएं जो है चलाई गई हैं, और ये चलाई गई हैं जैसे अभी हाल ही में जो कोरोना है, जो कोविड-19 आया था, इसी के परिप्रेक्ष्य में चलाया गया। तो पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। केंद्र सरकार ने जो चलाया है, बताया है इसने कि मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा, और 23 साल की उम्र में एक मुफ्त, यहाँ पर एक मुफ्त लिखा हुआ है, 10 लाख की मदद जैसे कदम शामिल किए गए हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इन बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, स्वास्थ्य बीमा की बात की गई है, मासिक जैसे वजीफा का मतलब होता है स्टाइफंड वगैरह जो देने की बात की गई है, ये भी मासिक भी देने की बात की गई है। और अगर 23 साल की उम्र में है वो बच्चा, अगर मान लीजिए 23 साल का उम्र में है, या अगर आप ये कह लीजिए कि वो बच्चा 23 साल की उम्र में पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसको एक साथ 10 लाख रुपए दिए जाएंगे उसके मदद करने के लिए, ताकि वो कोई अपना व्यवसाय या बिजनेस कर सके। ठीक है, इस तरीके की क्रियाविधि जो है केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, की गई है। ठीक है, की गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी ऋण भी दिया जाएगा, और प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों के लिए घोषणा करते हुए कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और देश बच्चों की मदद और संरक्षण के लिए सब कुछ करेगा ताकि उनका समुचित विकास हो सके और वे आगे चलकर परिपक्व एक नागरिक बन सके, है ना। तो यहाँ पर साफ शब्दों में सब कुछ क्लियर शब्दों में लिखा भी है, और आप समझ भी रहे होंगे ये सारी की सारी बातें, है ना। तो दिल्ली सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, हर सरकार ने, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा, रहन सहन और जीवन यापन के अन्य संभावनाओं को लेकर एक विस्तृत योजना के रूप में काम किया है, उसके रूप में बात किया है। और बेसहारा बच्चे जो कोविड-19 का वैश्विक महामारी के दौरान में सरकारी नीतियों के अभाव से चलते दुर्दशा झेल रहे हैं इस समय, तो उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है एक प्रकार से, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जन धन योजना वगैरह करके, उसी के माध्यम से ब्लॉक बनाए गए हैं, जिससे क्या किया जाएगा, जो बच्चे के पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है उनको सुविधाएं दी जाएंगी, ये बातें कही गई हैं उसके माध्यम से। तो एनजीओ भी काम कर रही है उसमें, है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और फिर कहा गया कि उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का रविवार को 2 साल पूरा हो जाएगा, और इससे ठीक पहले सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है, और बताया जा रहा है कि भाजपा शासित राज्य सरकार भी अपनी तरफ से अनाथ बच्चों के लिए घोषणा करेगी। तो यह एक प्रकार की जो मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा वगैरह की बात जो की जा रही है, ये अनाथ बच्चों के लिए है और बेसहारा बच्चों के लिए बात की जा रही है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। और दूसरी पॉइंट आपके सामने ये है, कहा जा रहा है आप सबसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार विमर्श करने के बाद कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की मदद और जीवन यापन के बारे में कई घोषणाएं की हैं। और प्रधानमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए घोषणा करते हुए कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता या संरक्षक खोए हैं और मुश्किल में हैं, उनकी देखभाल करना और उन्हें सुनहरा भविष्य देना और हम सब का, ये समाज की एक जिम्मेदारी है। इस तरीके की क्रियाविधि या एक्टिविटी या गतिविधि जो कही गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है, और ये बात कही गई किसके दृष्टिकोण में, किसके परिप्रेक्ष्य में, बेसहारा बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए बात की गई है। ठीक, याद रखना, ये जो वैश्विक महामारी है उसके परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें बोली गई हैं।
तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों से बनाए जाएंगे, आप लोग इसको ध्यान से सुनते चलिए, आप लोग समझते चलिए बस मेरी बातों को। बात समझ में भी आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बता दीजिए एक बार आप लोग। अनाथ बच्चों के संबंध में जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, आ रही है सर। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आ रही है तो, ठीक है। तो सरकार ने अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार, और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कोई बच्चा या कोई व्यक्ति है और वो भी कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चा है, या पालन पोषण की जिम्मेदारी जो है वो खुद उठा भी नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसी क्रियाविधि पर भी सरकार ने पहल भी की है कि बेसहारा बच्चों का पालन पोषण भी किया जाए। अनाथ बच्चों के लिए परवरिश योजना जो है उसको दिया जाए या प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके की क्रियाविधि जो है की गई है, ठीक है। बहुत सारी हैं, जैसे सुरक्षा, अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलाई गई हैं, ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा। तो अनाथ और बेसहारा या HIV या कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो खुद उठा रही है सरकार, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारी की सारी बातें जो है की गई हैं इसमें, ठीक है ना, याद रखना आप सभी लोग। और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी उनको भी क्या दी जाएगी, धनराशि भी दी जाएगी, अगर 18 वर्ष से कम वर्ष की बच्चा है तो भी, और 18 वर्ष के बाद है तो उसके बाद भी उसे देना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना समझेगा कि अगर ऑप्शन में कहीं मिल जाए कि भाई योजनाओं का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 18 वर्ष से प्लस हैं, तो ऐसा नहीं है। वो 18 वर्ष से अगर कम होंगे तब भी उनको योजनाओं के बारे में या उनका फ़ायदा उन्हें दिया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बातें क्या कही जा रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर देखिए, बच्चों के नाम पर किया जाएगा फिक्स डिपॉजिट, जिसको आप लोग बोलते हैं FD, है ना। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं ना, ये सारे की सारी जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं बेसहारा बच्चों के लिए और अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है भाई, याद रखना आप लोग। तो घोषणा के मुताबिक PM केयर, अच्छा आप लोगों ने देखो, अभी मैं एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, फोस्टर केयर का नाम सुना था आप लोगों ने, बताइए जरा, बताइए, फोस्टर केयर का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, हाँ बहुत बढ़िया है, अगर आपने सुना है तो मैं आपको बता दूं, वहाँ जो फास्टर केयर योजना के अंतर्गत बात की गई थी, फास्टर केयर, देखो अभी एक चीज़ बताऊंगा, एक पोस्टर केयर है, एक फास्टर केयर है, अभी बात को पहले समझ लीजिए ये वाली, कि फास्टर केयर क्या है। फास्टर केयर जो है वो बेसहारा बच्चों के लिए दिए गए कुछ एक्टिविटी हैं, कुछ गतिविधियां, उसमें बात की गई, और फास्टर केयर की योजना के तहत बेसहारा बच्चों को 2000 रुपये देना है। तो याद रखना, अगर कभी एग्ज़ाम में आप लोगों से ये भी प्रश्न बन जाए कि सर बताइए कि फास्टर केयर योजना के तहत अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इसमें कितने धनराशि देने की बात की गई है, तो 2000 रुपये देने की बात की गई है धनराशि के बारे में, ठीक है। यह चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये अच्छा, ये योजना आई किसके माध्यम से, तो एक और प्रश्न यहाँ पर मिल सकता है आप लोगों को। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो है अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए ही है, ठीक है। तो महिला एवं विकास जो बाल विकास का विभाग है उसके माध्यम से लाया गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आप लोग पॉइंट लिखा करें, ठीक है। बाकी तो इतना डीप में अगर आप PDF पढ़ेंगे भी तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन आप पॉइंट लिखेंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी आप लोगों के लिए। तो महिला एवं बाल विकास कल्याण की बात किया जाए तो भी ये सही माना जाएगा आप लोगों का, ठीक है भाई। और फास्टर केयर में जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेट हो जाता है, जानते हैं आप किससे, ये रिलेट हो जाता है किशोर न्याय से। और किशोर न्याय की बात अगर जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, तो बालकों को देखरेख और संरक्षण का जो अधिनियम था 2015 का, उसके तहत ये बात आप कह सकते हो साफ शब्दों में, ठीक है भाई। साफ शब्दों में आप ये बात बोल सकते हो, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जो है महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा ये बात साफ शब्दों में कह दी गई थी कि पालन पोषण किया जाए, देखरेख किया जाए, और इस तरीके की क्रियाविधि को कहा गया कि फास्टर केयर योजना। फास्टर केयर योजना कहाँ से निकल कर आया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण से निकल कर आया है। ये बात क्लियर हो गई। और इसी के तहत आपको मैं बताऊं, आर्थिक सहायता देने की बात की गई है, और आर्थिक सहायता प्रति महीने देने की बात कितने रुपए की गई है, कौन बताएगा, कितने माह की बात की गई, कौन बताएगा, बताइए जरा, बोलिए कितने माह, मतलब एक माह में कितने रुपए देने की बात की गई है, कितनी राशि, 2000 रुपये। 2000, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये आप ध्यान रखिएगा, 2000 एक महीने,
ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो इसमें बेसहारा, अनाथ या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है उसी के बारे में, जैसे एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हो सकते हैं, और जेल में बंद माता पिता के बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे कोई किसी के पेरेंट्स जेल में है, अगर तो उस बच्चों की देखभाल नहीं हो रही तो भी ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। किशोर न्याय बालकों के देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के ही तहत आ जाता है, और इसमें इन्वॉल्व हो जाता है वो बच्चे, अनाथ बच्चे और बेसहारा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसहारा, अनाथ, निराश्रित बच्चे जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु भी हो जाए तो उनको शिक्षा दिया जाए, स्वास्थ्य का उस पर ध्यान रखा जाए, भरण पोषण के बारे में बात किया जाए। ठीक है, इस तरीके की क्रियाविधि जो है इसमें देखने को हम लोगों को मिल जाती है। चलो, ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब मुझे बताइए पोस्टर केयर क्या है। चलिए बताइए पोस्टर केयर। जी जी, क्या कह रहे हैं, फिर से बताइए। या फिर योजना क्या है ये? नहीं, मैं समझा नहीं, अगेन। कह रहा हूँ कि इसका शाब्दिक अर्थ पता करना है या फिर योजना के बारे में बताना है? पोस्टर केयर के बारे में आपको कुछ भी पता है पोस्टर केयर के बारे में बताइए। पोस्टर केयर सर योजना है जिसे मध्य प्रदेश सरकार में तो सर 2000 रुपए प्रति माह अगर माता पिता में से कोई भी एक भी अगर मृतक है तो उसके बच्चे को दी जाएगी, और 23 या 24 वर्ष की उम्र तक उनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा। ओके, देखो ये जो मैं आपको बताया अभी आप लोगों से, फास्टर केयर था वो। ये जो आप मुझे बताए हैं बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलो वही चीज़ें तो मैं बता रहा था आप लोगों को, वही चीज़ें हैं ये सारी की सारी। पोस्टर केयर अलग है, फास्टर केयर अलग है, पोस्टर। अब आप ध्यान सुनिए, एक है अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ये आपको बोला था फोस्टर केयर, ये आपको इसकी ये स्पेलिंग होती है, ठीक है, और ये फास्टर होता है। और यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो अब आप इसको ध्यान से समझिए ये क्या होता है। इसके बारे में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नाबालिग को एक वार्ड या समूह घर या राज्य प्रामाणिकता के बारे में देखभाल करने की बात की जाती है। तो इसमें पालक माता पिता के रूप में राज्य के द्वारा अनुमोदित परिवार के संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, इसके रूप में ये देखा जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं ये होता क्या है पोस्टर केयर भी, तो यहाँ पर एक प्रकार से यह अस्थायी सेवा होती है जो राज्य के द्वारा उन बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है जो अपने परिवारों के साथ नहीं रह रहे होते। अच्छा, नहीं रह रहे हैं वो तो फास्टर केयर का भी पार्ट होता है, लेकिन वो फास्टर केयर जो आता है वो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत आ जाता है। बट ये पोस्टर केयर इसके तहत नहीं आएगा, ये इसके तहत नहीं आएगा। तो इसमें आवासीय देखभाल सुविधाएं होती हैं, आपातकालीन आश्रय की बात हो जाती है, ये सारी क्रियाविधि जो हो जाती है ये पोस्टर केयर के अंतर्गत आ जाता है, फोस्टर केयर के अंतर्गत आ जाता है। इसकी बात अगर मैं करूं बेनिफिट्स के बारे में, तो जैसे अगर मैं कहूँ पालक की देखभाल में अगर कमी हो रही है तो वह एक प्रकार के प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, पोस्टर केयर। और अगर मैं बात करूं तो कुछ सकारात्मक स्थिरता में बच्चों के लिए बेहतर समर्थन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, और इसमें माता पिता शामिल होते हैं। पोस्टर केयर में माता पिता शामिल होते हैं, बट उसमें माता पिता शामिल नहीं थे, है ना। आप लोगों को मैंने अभी बताया इसके बारे में, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, द नेशनल फोस्टर पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से लाया गया था। इसमें इसका लक्ष्य रखा गया था सुरक्षित स्थिर पोषण वातावरण प्रदान करने की बात की गई थी। ये पोस्टर केयर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें थी इस पे। और ये बेसिकली जो लाया गया था पोस्टर केयर नेशनल फॉरेस्ट पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से आता है। ये लिख लीजिए कॉपी पर, आप लोग लिखिए नेशनल फोस्टर है ये, ठीक है, नेशनल फोस्टर पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से ये लाया गया था पोस्टर केयर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इतनी बातें तो आप लोग ने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। और हम अब आगे बात कर लेते हैं। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर आप देखें कहा जा रहा है कि, ठीक है, कहा जा रहा है कि घोषणा के मुताबिक पीएम केयर्स के योगदान से एक विशेष योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख का कोष सृजित किया जाएगा।
जब बच्चा 18 वर्ष का होगा तो उसे इस कोष से 5 साल तक मासिक और आर्थिक मदद की जाएगी ताकि वह अपनी ज़रूरतों और उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। 23 वर्ष की उम्र में उसे, यह कोष का मतलब जानते हैं, फंड, कोष का मतलब फंड होता है, जहाँ कहीं कोष मिले उसको समझ जाया करो आप लोग, फंड की बात मैं कर रहा हूँ। और इस फंड के 10 लाख रुपए की रकम जो है एक मुफ्त दी जाएगी। और अच्छा, ये बात हो रही है 23 वर्ष के बाद। तो अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है, पॉइंट में लिखा हुआ मिल जाता है कि 10 लाख रुपए की रकम जो है ये कब प्रोवाइड की जाएगी, क्या महीने में प्रोवाइड की जाएगी, क्या सालाना में प्रोवाइड की जाएगी, क्या आपको 23 साल की उम्र के उपरांत प्रोवाइड की जाएगी, इस तरीके से बनता है। अच्छा, तो 23 साल के उपरांत प्रोवाइड की जाती है, तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा, ये जो 10 लाख प्रोवाइड की जाएगी तो ये किस लिए प्रोवाइड की जाएगी, तो ये भी एक उद्देश्य बनता है जानने के लिए आपको लोग। तो वह अपनी निजी और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो 10 लाख दिए जा रहे हैं ये काम करेगी वहाँ पर। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना अच्छी खासी रकम भी है और फिक्स डिपॉजिट में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो बच्चों के नाम किया जाएगा जो फिक्स डिपॉजिट, और ये फिक्स डिपॉजिट जो करने की बात की जाती है तो जो 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं वो किया जाती है। और या तो आपको 10 लाख फिर इकट्ठा 23 साल के बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा जो है कौन उठा सकते हैं, जो बेघर बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सामान्य बच्चे उनके लिए है ना। चलिए, पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। तो आप जानते हैं भलीभांति तरीके से पढ़ाई का खर्च, यानी 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर बात किए नज़दीकी के केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे बताऊं कि 10 वर्ष की आयु में जो होगा उस बच्चे का जो नज़दीकी कोई KVS विद्यालय होगा या कोई नज़दीक का आपका निजी स्कूल होगा, निजी का मतलब होता है प्राइवेट स्कूल होगा, तो उसमें सरकार क्या कराएगी, उन बच्चों को, बेघर और अनाथ बच्चों को क्या कराएगी, प्रोवाइड कराएगी एजुकेशन को। ठीक है भाई, और अगर बच्चे का दाखिला प्राइवेट स्कूल में होता है तो उसकी फीस RTE, आप समझ गए, RTE का नाम बताइए जरा पूरा। RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009, राइट टू एजुकेशन, हाँ, 2009 के नियमों के मुताबिक PM केयर्स से दी जाएगी इसकी फीस, जो उस प्राइवेट स्कूल की फीस होगी। ठीक है भाई, बात को ध्यान समझिएगा। और इतना ही नहीं, PM केयर्स बच्चों की यूनिफॉर्म और कॉपी और किताबों का भी खर्च जो है उठाएगी। ठीक है, और 11 से 18 वर्षों के बच्चों का एडमिशन किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि जैसा करवाया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है ना। अगर इस तरीके का काम अगर हो, अगर कोई व्यक्ति सैनिक स्कूल में चला जाता है या कोई बच्चा नवोदय विद्यालय में चला जाता है तो जाहिर सी बात है उसका भविष्य तो बहुत अच्छा बन जाएगा, उज्जवल बन जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये बातें जो कही गई हैं किसके तहत की गई हैं, आप ध्यान रखिएगा, अनाथ और बेघर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात ये सारी की सारी बोली जा रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा, बताइए जरा। बहुत ही सरल टॉपिक भी है और बड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे ये तो पढ़ने में भी, है ना। अगर बच्चा किसी संरक्षक के साथ रहता है, मान लीजिए अगर जैसे कोविड-19 में अगर जो भी पेरेंट्स एक्सपायर कर गए, बच्चा अनाथ हो गया, बेघर हो गया, तो उसके लिए ये बात थी। बाय द वे, मान लीजिए वो अपने चाचा के पास, मौसी के पास, बुआ के पास अगर वो बच्चा रह रहा है, तो ध्यान से सुनिए कि अगर बच्चा किसी संरक्षक के साथ रहता है तो उसका एडमिशन नज़दीकी जो होगा, जो उसके विद्यालय के पास का होगा, केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूल, तो उसमें करवाया जाएगा जो उसके घर के आसपास में होगा। बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे तरीके से, बताइए क्लियर हो गया। चलो आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और देन दूसरी पॉइंट कह रहा है कि उच्च शिक्षा ऋण का ब्याज देगी PM केयर्स। अगर मान लीजिए आपको अब हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी, मतलब हायर एजुकेशन के लिए बच्चा पहुंच गया है, ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है, आप लोग इसे भी ध्यान सुनिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, पक्का है। इस PDF को जरूर आप लोग देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो माता पिता गंवाने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण लेने की में मदद भी की जाएगी। तो मदद मिलेगी उसको हायर एजुकेशन में भी, आसानी से उसको मिल जाएगी। और मौजूदा जो भी योजनाएं हैं उसके मुताबिक शिक्षा ऋण लेने में मदद भी की जाएगी। और इस ऋण
का जो ब्याज होगा पीएम केयर्स से दिया जाएगा। तो जो ऋण दिया जाएगा वो कहाँ से दिया जाएगा, वो पीएम केयर्स से दिया जाएगा। अब ऐसे भी मत आप लोग सोचेगा कि बैंक से, जैसे अगर आप लोग पीएचडी करते हैं या एनआरआई या आप लोग किसी आउट ऑफ कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा एजुकेशन का जो है ऋण आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। तो ले सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बैंक नहीं करेगी ऋण, अगर देगी तो वो पीएम केयर्स देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इसके अलावा जो भी है केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को वैकल्पिक तौर पर एक अंडर ग्रेजुएट या वोकेशनल कोर्स के लिए ट्यूशन फीस और कोर्स की फीस के बराबर छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ठीक है। देखिए वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी, अगर मान लीजिए वोकेशनल कोर्स करेगा या अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, या इसने मान लीजिए कोई वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेट कोई चीज़ इसने क्या कर लिया, उसने चूज़ कर लिया हो, या कोई सब्जेक्ट या कोर्स चूज़ कर लिया हो तो वो भी करवाएगी। अगर ट्यूशन कर रहा है बच्चा तो ट्यूशन की फीस या कोर्स जो भी होगा उसको प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए कोई बच्चा अगर यूपीपीएससी करेगा तो उसकी फ़ीस तो भाई काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये सारी की सारी बात। और जो बच्चे मौजूदा योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी नहीं होंगे उन्हें पीएम केयर्स से या उनके बराबर की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर ये बातें कही जा रही कि जो बच्चे मौजूद योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी नहीं होंगे और उन्हें पीएम केयर्स के लिए भी उनके बराबर की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जो बच्चे मौजूद योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी नहीं, मतलब जो वो बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं, ठीक है, और इस समय जो योजना है उसके मौजूद में, और अगर मान लीजिए उसको ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी या कोई उसकी आवश्यकता पड़ गई, तो उसके दौरान पे अगर वो फॉर्म वगैरह अप्लाई करेगा तो वह भी उसको मिलेगा, मतलब पीएम केयर से भी उसी को मिलेगा छात्रवृत्ति, उसे भी दी जाएगी। और जो मतलब अभी स्टार्टर में नहीं इसका फ़ायदा उठा पाया, बाद में आता है उस योजना में ज्वाइन होता है, तो उसको डायरेक्ट भी ये चीज़ें जो है दी जाएगी, ठीक है। हालांकि कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ पे जांच होगी, उसके माध्यम से दी जाएगी। ऐसे नहीं कि कोई अगर नॉर्मल बच्चा चला जाए फिर तो उसको ले सकता है, प्राप्त कर सकता है ना। सारी चीज़ की जांच होगी, उसके बाद उसको दी जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखिए 5 लाख का होगा स्वास्थ्य बीमा। तो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा किन बच्चों के लिए बात की जा रही है? आप लोगों से अगर मैं बात करूं तो ये बात की जा रही है बेघर और अनाथ बच्चों के लिए। चलिए बताइए ज़रा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा आयुष्मान भारत योजना? आयुष्मान भारत योजना कब आई है? आयुष्मान भारत योजना 18 ओके, 2018। वेरी गुड। चलिए, और भी कोई? आयुष्मान भारत योजना, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता चुका था, ठीक है। और ध्यान रखना आप लोग, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से ले आई गई है, ठीक है भाई, उसके माध्यम से लाई गई। तो आयुष्मान एक कार्ड बनवाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्ड है, कार्ड होता है, पता है आप लोगों को? जी सर। हाँ, एक कार्ड बनवाया जाता है और उसी के का इलाज करवा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, इससे आप इलाज भी करवा सकते हैं। तो इसी योजना में जो बात की गई है बच्चों को लेकर, बेघर और जो अस्वस्थ बच्चे हैं, आप ये भी कह सकते हो, या अनाथ बच्चे हैं, इनको क्या किया जा रहा है, इसी के तहत 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आप लोग जाते ESI का नाम सुना? ESI एक कार्ड होता है जो एम्प्लॉयमेंट, जैसे जो जॉब वगैरह करते हैं प्राइवेट में, उनको एक कार्ड बनता है। तो ESI पूरा उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या करता है, देख रेख करता है। ठीक उसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत भी ये बात कही गई है, अनाथ बच्चों के लिए और बेघर बच्चों के लिए बताया गया है कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो है दिया जाएगा। और बीमा का जो प्रीमियम होगा वो 18 वर्ष की आयु तक है, और पीएम केयर्स फंड से ये दिया जाएगा उसको, ठीक है। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से इसको दिया जाएगा। और ये एक बात ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण देश के नागरिकों की प्रमुखता में ये क्या किया गया, उसके प्रमुखता में इसको रखा गया है, ठीक है, उसके प्रमुखता में इसको रखा गया है। तो आयुष्मान एक प्रकार की भारत योजना है, इसको आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा। और अभी किसी ने बताया 2018, ये भी डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा की गई थी 2018 में, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी की सारी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं।
और आयुष्मान जो भारत का योजना है ना, इसको एक अगर बोलूँ मैं, आयुष्मान भारत निरामय, ठीक है, आप नाम ध्यान सुनिए, ये एग्ज़ाम में अगर मिलता है तो कभी आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये कौन सा नाम लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, कि निरामय क्या चीज़ है। तो ये आयुष्मान भारत निरामय जो है मध्य प्रदेश के तहत ही, आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश के तहत ही ये चीज़ें जो है जिक्र किया गया है इस योजना के बारे में, ये स्वास्थ्य से संबंधित में। एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न ये भी बन रहे हैं आजकल कि इसका हेल्प नंबर कौन सा है, कौन बताएगा मुझे हेल्पलाइन नंबर इसका, किसी को पता है इसका हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। तो 1455 इसका हेल्पलाइन नंबर है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है मध्य प्रदेश के लिए भाई, मध्य प्रदेश वाले बच्चे इसका ध्यान रखें खासकर, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई? बता दीजिए एक बार, कोई और जानकारी चाहिए तो बताइए तुरंत। चलो फिर ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश जो है गांव की बेटी योजना, चलिए कौन बताएगा मुझे ज़रा मध्य प्रदेश गांव की बेटी योजना के बारे में बताइए, बताइए ये क्या है? सर 2005 में लाया गया था। शाबाश, वेरी गुड। और बताइए। इसमें जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन आती हैं उनको वो स्कॉलरशिप मिलता है सर। स्कॉलरशिप भी मिलता है, शाबाश। चलो मैं बता, चलो अगर तो 12वीं अगर शायद 60% से ऊपर अगर कर लेते हैं क्वालिफाई, तो फिर उनको कई सारे छात्रवृत्ति मिलती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देखिए ज़रा, यहाँ थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज़ किया है इस स्क्रीन को, आप पूरा देख रहे होंगे। आप देखिए लिखा हुआ है कि इसके तहत जो मध्य प्रदेश गांव की बेटी योजना है, इसमें बताया गया है कि 12th पास छात्रों के जिन्हें 50% से अधिक अंकों में, यानी अंकों की होनी चाहिए, और हर वर्ष 500 रुपये प्रतिमाह की दर से इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो 50% के स्थान पर सर 60% लगता है सर। अच्छा 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 अच्छा, 60% बता रहे हैं आप? 60% ओके, 50% नहीं है। नहीं 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 ऐसा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, 60% ही है सर। 60% है भाई, कॉलेज में मिलती है ना। ओके चलिए। अच्छा आप, ठीक है ठीक है, चलिए आप लोग इसको 60% कर लीजिए, हो सकता है भाई, है ना, मिस्टेक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है भाई, इसको कर लीजिए, 60% भी कर लीजिए, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कहा जा रहा है 60%, तो इसे यहाँ पर आप बना लीजिए 60% से अधिक अंकों की हर वर्ष में 500 रुपये प्रतिमाह के दर से इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, अब इसी में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो गांव की बेटी छात्रवृत्ति योजना है, इसकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में ये बहुत ही फेमस योजना है ना। और अगर आपने कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो ऐसी छात्राओं को अध्ययन करने के लिए केंद्र या तो मध्य प्रदेश की जो सरकार होगी वो प्रयास करेगी। तो मध्य प्रदेश के लिए आप लोग MPPSC दे रहे हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, और इसको आप लोग क्या करना है, लास्ट में मैं जब PDF भेजूंगा इसको ज़रूर आप लोग सीन कर लेना, ठीक है। तो इस अगर मान लीजिए वो व्यक्ति पढ़ाई या बच्ची नहीं पढ़ाई करना चाहती है, तो या केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार, ठीक है, उस पर क्या करेगी, प्रयास करेगी वो उसको अध्ययन को लेकर, ठीक है, तो आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। ऐसी छात्राओं को अध्ययन करने के लिए केंद्र या मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रयास कर रही है, उन लोगों को समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए। तो गरीब परिवार के पास ऐसी आर्थिक स्थिति तो भाई नहीं बन पाती आगे पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, तो वो आगे की जो शिक्षा के बारे में है, उन लड़कियों का जो है उच्च एजुकेशन या हायर एजुकेशन की बात की जाए तो उसका देखरेख केंद्र सरकार करेगी या तो फिर राज्य सरकार करेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इस योजना का एक और नाम है, कोई बता सकता है? मध्य प्रदेश प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति। मध्य प्रदेश प्रतिभा, अब मान लो प्रतिभा मिल जाएगा तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, है ना, प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति, ठीक है। इसी के तहत इसको कहा गया है, गांव की बेटी स्कॉलरशिप योजना के तहत ही रखा गया है इसे भी, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं, और
और 12वीं पास है। यहाँ पे 2-3 बात, बस गांव की बेटी छात्रवृत्ति हो गया, राज्य मध्य प्रदेश में फेमस है, याद रखना। लाभ जो है प्रति 500 रुपये प्रति माह होता है। और लाभार्थी कब होता है भाई, 12 वर्ष की जो क्लास होगी वो पास हो जाए। अच्छा, ये 60% इन्होंने कहा भाई, 60%, इसे ध्यान रखिए। 60% का मतलब होता है प्रथम वर्ष, मतलब प्रथम श्रेणी यही होगा ना, आप यही कहेंगे ना, प्रथम श्रेणी। तो 60% जो होगा वो प्रथम श्रेणी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो 60% रखिए, यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर 60% होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, इसका आप ध्यान रखिएगा खासकर। और चलिए, क्लियर हो गया इतनी बातें। अब देखो, इसका मोटो जानते हैं क्या है? मोटो क्या उद्देश्य हो सकता है? आप ही लोग बता सकते हैं, जरा मुझे बताइए अपने शब्दों में, कॉमन सेंस में। एक आध दो लोग बताइए कुछ, एक आध दो पॉइंट, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। बताइए जरा। नहीं पता आप लोगों को? मैं बताऊं इसका उद्देश्य। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उद्देश्य से। देखो, उद्देश्य अगर मैं बात करूं, इसका जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य तो गांव की बेटी की छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि लड़कियों का शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। बताइए, ये उद्देश्य बनेगा कि नहीं बनेगा लड़कियों का? तो आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे कि भाई ऐसे उद्देश्य बना, एग्जाम लिखा रहेगा कि लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ाना, तो आप कहोगे यस, टिक मार देना, सही जवाब हो जाएगा। और सरकार का मानना जानते हैं क्या है? इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है और इसको आगे बढ़ाए जाने की, मतलब आगे का मतलब होता है अग्रसर करने की बात, हर एक दूसरे से जोड़ने की बात कर रहा है, और ये काम करता है सरकार। तो इस योजना का ये भी उद्देश्य है कि एक दूसरे से लोग क्या हुआ, जुड़े, ठीक है। और किस तरीके से? वित्तीय सहायता से। तो एक प्रकार से आप ये भी याद रखना, वित्तीय सहायता जो दी जाती है वो सरकार का मानना है, तो एक प्रकार से आर्थिक मदद कर रही है। तो ये दूसरा उद्देश्य हो जाएगा आपका। और लड़कियां जो होती हैं अपने माता पिता पर बोझ ना बनकर, उसके कारण जो है लड़कियों की जनगणना में विकास किया जाए। मतलब एक प्रकार से अगर जनगणना की विकास हुआ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उन माता पिता के लिए बोझ ना बन पाएँ वो लड़कियाँ। तो यह भी एक प्रकार का ये उद्देश्य जो है इसी का है कि गांव की बेटियों की जो योजना मध्य प्रदेश का था, इसी परिप्रेक्ष्य से ये बनाया गया था। ये एक चीज़ तो ये ध्यान रखना आपको। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना है और वह किसी पर निर्भर ना रह पाएँ लड़कियां, और किसी वित्तीय समस्या का सामना ना कर पाएँ, इस तरीके की क्रियाविधि जो है मध्य प्रदेश ने करवाया था। तो ये भी आपका पॉइंट में मिलेगा। देखो, आजकल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं फैक्ट से नहीं बन रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गांव की बेटी बचाओ जो है योजना कब लाया गया, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा अप्लाइड कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है आजकल प्रश्न एग्जाम में। प्रश्न का पैटर्न बदल गया है भाई आज का टाइम में। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों से उद्देश्य ध्यान रखना, विशेषताएं ध्यान रखनी है, उसका मीनिंग को ध्यान रखना है, तभी आप कर पाएंगे। तो एक तो उद्देश्य ये बन जाएगा और आपका ये भी बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो उच्च शिक्षा को हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाशाली लड़कियां होंगी उनको क्या करना होगा, मोटिवेशन देना, एक प्रकार से प्रोत्साहित करना, रिवॉर्ड देना। इस तरीके की क्रियाविधि जो है मध्य प्रदेश कर रही है। देखो कितना अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश में सरकार, है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो समस्या का उद्देश्य अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर देखिए समस्या का सामना ना कर पाए इस तरीके की क्रियाविधि हो चुकी है। और प्रति माह 500 रुपये की दर से 10 महीने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो छात्राएं जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो, कौन सी श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में, उन्हीं को ही लाभ दिया जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का उसकी विशेषता ही बन सकती है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है ये बात? बताइए जरा। यस सर। बस अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जैसे कक्षा 12वीं की जब परीक्षा की जो छात्र को जब 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त हो जाएंगे, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जो छात्रा होगी या लाभार्थी होगी, तो उसके पास एक जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा क्या इसके लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप बोलेंगे यस, जाति प्रमाण पत्र मांगा है इसने। SC ST वर्ग के या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको बोलते हैं EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, BPL परिवारों के संबंधित में लड़कियों को इस योजना के पात्र होंगी। ये आपका करेक्ट जवाब फिर वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आप अप्लाई करेंगे या किसी को आप इस योजना से उसको बताते हैं, तो आप क्या क्या बोलेंगे? बाय द वे, आप मान लीजिए सोशल वर्कर हैं और चले गए फील्ड में किसी कम्युनिटी में, तो आप क्या क्या बताएंगे? इसके लिए सबसे पहला आप चीज़ ये बोलना, आवासीय प्रमाण पत्र है। आवासीय का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताइए, आवासीय का मतलब क्या होता है? निवास, हाँ, निवास प्रमाण पत्र, हाँ
हाँ, तो निवास प्रमाण पत्र एक आवासीय प्रमाण पत्र हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र जिसको इनकम बोलते हैं वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा, प्रमाण पत्र का मतलब होता है सर्टिफिकेट, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, है ना, इसको बोला जाता है 12वीं का अंक। अच्छा, 12वीं क्लास का एक होता है सर्टिफिकेट होता है, एक होता है मार्कशीट। तो बताइए सर्टिफिकेट लगेगा कि मार्कशीट बताओगे? क्या बताओगे? मार्कशीट बताओगे ना भाई, बोलो। मार्कशीट। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट बताओ, क्योंकि वहाँ पे नंबर, तो मार्कशीट क्योंकि 60% वहीं पे देखने को मिलेगा। और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बताएंगे आप लोग, आधार कार्ड बताएंगे आप लोग, और जाति प्रमाण पत्र तो मैंने पहले ही बता चुका था, ये भी जन्म प्रमाण पत्र भी बताएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ये भी आप लोग उनसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको योजना का तब जाकर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। तो ये सारी बातें आप लोग ये बताएंगे आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए अब आप लोग मुझे जरा यहाँ पर, ठीक है भाई, मध्य प्रदेश कन्यादान योजना बोलिए, बताइए। मध्य प्रदेश का कन्यादान योजना नहीं बता रहे हैं आप लोग? सर लिखा तो है इसमें, अच्छा, गरीब जो महिलाएं रहती थी, ओके, लड़कियां, उनकी वो मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं बताऊँ, सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग के द्वारा ये बेसिकली जो है चलाया गया था, याद रखना आप लोग। और यहाँ आपको मैं बताऊँ तो राज्य के गरीब और निर्धन, ज़रूरतमंद और परिवारों की बेटियाँ या विधवा महिलाओं या तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार ने 51,000 यानी 51 का बोलते हैं 51,000 रुपए को आर्थिक सहायता देने की बात की गई। तो अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है आपके सामने कन्यादान योजना का। भाई कन्यादान योजना के बारे में बात की जा रही है। तो परिवार की बेटियों को प्रदान करने के लिए, मतलब जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही हैं, ऐसे परिवार जिसकी जो परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जा रही है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, आर्थिक चीज़ों में मदद की जा रही है कि नहीं? बोलिए जरा, सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, बोलिए। और अच्छा एक चीज बताओ, अभी अभी हाल में एक और चलाया गया है, किसी को पता है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, किसी को पता है ये बात? बताइए बताइए, अभी हाल में, अच्छा नीचे है, नीचे है, सॉरी मिल गया। चलो, एक अभी हाल में चलाया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह, नहीं यहाँ पे कन्या विवाह नहीं लिखा हुआ, कन्या अभिभावक पेंशन लिखा हुआ है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान रखिए। ये बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ये योजना का जो लाया गया है 2021 में लाया गया है, अभी हाल ही की बात है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा रिलेट करता है उससे, विवाह से संबंध, जो मैंने बताया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो था, उसी से रिलेट करता है जो मैंने अभी आपके इससे पीछे बताया है। तो इसमें राज्य सरकार 51,000 रुपये खर्च करती थी, आर्थिक रूप से मदद करती थी। और उसमें ये साफ शब्दों में बताया भी गया था कि राज्य के गरीब, निराश्रित, निर्धन, तलाकशुदा महिलाओं की शादी, विधवा महिलाएं और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लेकर आर्थिक रूप से मदद करने की बात की गई थी। और राज्य सरकार ने शुरू भी इसी को किया था, 51,000। और इसी के तहत अब याद रखना आप लोग, 51,000, 51 मतलब 51,000, ठीक है। शुरुआत या स्टार्ट की बात की जाए तो आप तुरंत बताना 2021 का, ठीक है। और बेटी की जो आयु होगी वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी रखी गई है बताइए जरा? लड़की की आयु 18 वर्ष, ठीक है भाई, याद रखना। जबकि अगर मैं बात करूँ 21 वर्ष से अधिक, ठीक है, जिस पर अगर व्यक्ति में बेटी का विवाह हो रहा है तो उसमें उम्र जो है 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और इस योजना का केवल लाभ मध्य प्रदेश के राज्य करीब जो है गरीब परिवार के जो लोग होंगे वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 18 वर्ष प्लस होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना इस योजना के तहत कही गई है, ठीक है भाई, इस योजना के तहत कही गई है, इसका आप खास कर ध्यान रखेंगे। शुरुआत तो बेसिकली अगर बात किया जाए 2016 में हो गया था, लेकिन अपडेटेड जो हुआ इस योजना में 2021 में किया गया। अपडेटेड कब हुआ? 2021 में। ये सारी की सारी बातें आप लोग लिखा करें, समझा करें आप लोग, ठीक है। सहायता धनराशि कितनी थी? 51,000। लाभार्थी कौन था, किस रूप में बताइए? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का, ठीक है भाई। कौन सा राज्य है जहां पर लागू किया गया? मध्य प्रदेश। किसके द्वारा लागू किया गया? अच्छा, प्रश्न बनाया जा सकता है, किसके द्वारा लागू किया गया? आपने नाम सुना होगा कमलनाथ जी का। इस समय कौन सीएम है मध्य प्रदेश का, कौन बताएगा? मध्य प्रदेश शिवराज सिंह, अच्छा। और
चौहान, ठीक है, वेरी गुड। और उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री। और इसी को जो है बेसिकली मुख्यमंत्री कन्या विवाह के योजना के तहत इसको रखा गया था। तो इतनी बातें आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कन्या अभिभावक पेंशन योजना, ठीक है, इतनी बात बताइए जरा, क्लियर हो गया क्या? मुझे बताने की और ज़्यादा इसमें ज़रूरत है तो बताइए। अच्छा, उसमें भी आप कहेंगे भाई आधार कार्ड नंबर ले आओ, आधार कार्ड ले आओ, बेटी की आय प्रमाण पत्र लाइए, परिवार का बीपीएल कार्ड लाइए, वर और वधू के दोनों फोटो लाइए, इस तरीके के मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है, बैंक का पासबुक, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसमें लगाई जाएंगी, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर आप बताइए जरा, कन्या अभिभावक, इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के पास। कन्या अभिभावक पेंशन योजना बताइए। कन्या अभिभावक, बोल नहीं रहे हैं आप लोग? ओके, सही स्क्रीन पर है सर सब कुछ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो यहाँ पर कन्या अभिभावक, अगर मैं पेंशन योजना के तहत बात करूँ तो यह एक भारत में भी प्रचलित परंपरा है, जिसमें कन्या के विवाह के उपरांत कन्या को एक नई गृहस्थी बसाने के लिए अपने माता पिता को घर छोड़ के जाना पड़ता है। ये तो आप सभी लोगों को पता है, या सब लोग जानते भी हैं अच्छे तरीके से। तो इस योजना में जिनके माता पिता को केवल एक बेटी है और बेटा नहीं है, मतलब आप ध्यान सुनिए मेरी बात को, इन योजना में तहत बताया गया कि माता पिता को ही केवल एक बेटी है और बेटा नहीं है, उनको 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। केवल 60 वर्ष से ऊपर के अभिभावक ही होंगे जो उनको दिए जाएंगे, जो जिनके अभिभावक 60 वर्ष से प्लस हो जाएंगे। अच्छा, ये सारी योजनाएं जो है मध्य प्रदेश की बहुत फेमस योजनाएं भाई, इसको आप ध्यान रखा करें। और ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल कन्याएं हैं और कन्याओं को विवाह के उपरांत दंपत्तियों की शासन की ओर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ एक प्रकार की योजना चलाई गई थी, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी होंगे वही इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है भाई। और दंपत्ति में से किसी को एक न्यूनतम आयु, दंपत्ति में से मतलब दंपत्ति का मतलब समझ रहे हैं, अब ऐसा मत समझिएगा कि बेटा जिसकी शादी, जो लड़की की जिससे शादी हो रही है उसका, इनके जो माँ बाप हैं, जो इनके अभिभावक हैं, इनके माता या तो पिता, दोनों में से किसी का वर्ष जो है 60 यानी 60 वर्ष होना चाहिए कम से कम, तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। और दंपत्ति का एकमात्र संतान के रूप में हो केवल पुत्री, वो बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो अच्छा, दंपत्ति के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रतिमाह की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेटा जो है अगर मैं आपसे कहूँ तो अपडेटेड डेटा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, 600 कर लीजिए, 600 रुपये, ठीक है भाई, 600 रुपये कर लीजिए प्रतिमाह दंपत्ति के लिए, ठीक है, 600 रुपये प्रतिमाह, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और सिमिलर वही चीज़ें हैं, इसमें लगेगा कन्या का एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो जिन दंपत्ति में केवल कन्या हो और कोई जीवित पुत्र ना हो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पर अगर आपको बताना है किसी को इसका फ़ायदा उठाने के लिए तो ये ऐसे बोलेंगे। और आयकर दाता से, मतलब अगर मैं कहूँ तो आयकर दाता एक प्रकार से जैसे जो आय प्रमाण पत्र है वहाँ से आप एक सर्टिफिकेट या शपथ प्रमाण पत्र बनवाएंगे। और आयु और निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट एंड जाति यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आपको लगेगा। और युगल दंपत्ति, युगल का मतलब ये होगा आपका कि युगल दंपत्ति का मतलब जो इसके माँ बाप होंगे उसके फोटो लगेंगे एक साथ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो विधवा और परित्यक्त महिलाओं के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। उसके पति, जैसे अगर मान लीजिए उसका पति या वाइफ एक्सपायर कर गई तो उसका एक प्रकार से अधिकारी के द्वारा वहाँ पे जो है प्रमाणित होना चाहिए वो चीज़ें, है ना, प्रमाणित होना चाहिए कि उसकी जो है एक्सपायर कर गए हैं या माता या तो पिता, ठीक है, ये प्रमाणित होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? अभिभावक में क्लियर हो रहा है बात? बताइए जरा एक बात। हाँ, आगे हम बात करते हैं। तो एक देखिए मध्य प्रदेश का बेरोजगारी, बताइए जरा, मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, ये सारे के सारे, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, ये सारी योजनाएं लागू होती हैं बेघर बच्चों पर भी, याद रखिएगा। ये सारे के सारे, ऐसा नहीं कहेंगे आप लोग कि नहीं भाई उसमें नहीं लागू होती है, ठीक है भाई। पता चले कि आप लोग सोचने लगे नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अच्छी बात है। चलिए सर, लेकिन बेरोजगारी भत्ता योजना तो मध्य प्रदेश में चली नहीं, ना लागू हुई है। नहीं, मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंध में
अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है बेरोजगारी समस्याओं को लेकर, है भाई? नहीं चल रही है यहाँ पर कोई योजना नहीं है बेरोजगारी भत्ता योजना। क्या बात कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप लोग बेनिफिट्स बताना। वो क्या नाम है, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में जो है बेरोजगारी भत्ता 2021 में आरंभ की गई है। अभी हाल की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ सर, नहीं की गई है सर, घोषणाएं थी पर बाकी लागू नहीं हुई है। अच्छा। ये मतलब ठंडे बस्ते में चली गई सारी योजनाएं, ये नहीं हुई है। चलो अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें, लेकिन आप इसको एक बार जरूर इसकी साइट पे जाना, ठीक है, या इसका हेल्पलाइन नंबर पे जाना, आपको वहाँ से मिल जाएगा अगर कोई डाटा, अगर आपको जानकारी। लेकिन वैसे शिवराज सिंह चौहान इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ के सीएम है, इन्हीं के द्वारा ये जो है योजना चलाई गई है। और इस योजना में कहा गया है आर्थिक रूप से युवाओं को मदद देने की बात की गई है ना। और आर्थिक रूप से अगर देखिए, अगर वहाँ पे मध्यम वर्गीय का होगा वो तो 1000 रुपये होगा, और अगर वो दिव्यांग युवक होगा, अगर बेरोजगार है तो उसे 1500 रुपये का आर्थिक सहायता जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके की बात उसमें कही गई है। आर्थिक सहायता में आर्थिक सहायता जो है मदद की जाएगी। तो ये बेसिकली एमपी में बेरोजगारी भत्ता योजना 2021 में लागू की गई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है ये, ठीक है भाई। और स्कीम, अच्छा अभी ठीक सही कह रहे हैं आप लोग, ये स्कीम अभी नहीं लागू है, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप, ये स्कीम लागू अभी नहीं है, ठीक है। हो सकता है हाल ही में कभी लॉन्च कर दिया जाए, लेकिन आप थोड़ा सा जाने रहिए इसके बारे में भी, है ना, ठीक है भाई, इसके बारे में जाने रहिएगा। आपकी युवाओं के लेकर बात की गई है इसमें, ठीक है। आर्थिक सहायता लेने की बात की गई है ताकि बेरोजगार युवक जो है नौकरी ढूंढने में सहायता उनको प्राप्त हो सके और वो अपने खर्च भी उठा सकें, और ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बताई गई हैं उसी योजना में, ठीक है भाई। और पात्रता वही होगा इसके में, अगर यहाँ पर निवासी मतलब एक प्रकार से जो अस्थाई निवासी है उसी का होगा, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली से रह रहे हैं और आप वहाँ पे रह रहे हैं तो वह निवासी नहीं कहेंगे, जो जिनका जन्म स्थान भी वहीं पर है, ठीक है, उनके लिए है ये। 21 से 35 वर्ष के बीच जो लोग होंगे उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा ये। और अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 12वीं पास तो होना ही चाहिए, और 3 लाख रुपए सालाना देने की बात करता है, ठीक है भाई। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेरोजगार होना भी, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और भत्ता के दस्तावेज जैसे आधार कार्ड लगेगा, आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, रोजगार कार्यालय से आपको एक पंजीकरण प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, वो भी आपको इसमें लगाया जाएगा। और पैन कार्ड आपका लगेगा, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगेगा आपका, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, आपका मोबाइल नंबर उसमें लगेगा, बैंक विवरण लगेगा, और आपका दिव्यांग अगर हैं तो दिव्यांगता का जो है एक प्रकार से उसका सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाया जाएगा, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। बाकी आप लोग इसका पता करिएगा, अगर मध्य प्रदेश में चल रहा होगा तो उसका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है भाई, ठीक है ना। उसका हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा आपको साइट पर अगर सर्च मारेंगे तो, है ना भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ें भी आप उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्ट्रीट बेगर्स। चलिए, स्ट्रीट का मतलब हो गया भाई, आप समझ गए हैं, स्ट्रीट का मतलब होता है गली वाले बच्चे, है ना। ग्रामीण, बताइए जरा, ग्रामीण मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट बेडर्स, है ना, बेडर्स ऋण योजना, बताइए, चलिए बताइए। सर बच्चों के लिए नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने जो निकाली थी स्ट्रीट वेंडर्स योजना, उसका ही प्रारूप है, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने मॉडिफाई करके, और 10,000 रुपए जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग जैसे कि कुछ केले बेचते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं, उन लोगों के लिए दी गई है। इसमें ऋण मुक्त है ये, मतलब ये इसमें ब्याज मुक्त है, ब्याज नहीं देना पड़ता है, 10,000 देंगे और 10,000 वापस ले लेंगे, ये योजना है सर। किसका नाम बताया आपने? सीएम का नाम बताइए एक बार दोबारा से, बाकी आपका सही है, सीएम का नाम मैंने सुना नहीं, सीएम का नाम बताइए। नहीं, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी, ये कॉपी है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना। वेरी गुड, बस बस बस, शाबाश, मैं यही क्लियर करना चाह रहा था, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपको ये बात समझ में अच्छे तरीके से आती है, वेरी गुड। इसी तरीके से सभी लोग समझा करें, योजना वगैरह के बारे में देखा करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं इस समय, और इन्हीं के दायरे में जो है राज्य के ग्रामीण के जो क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर या सड़क विक्रेता या रेहड़ी या फेरी वाले या रिक्शा चालक या मजदूर आदि जो भी हैं, वो एक नया व्यवसाय शुरू कर सके, इस तरीके के मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट बेडर्स ऋण योजना को शुरुआत किया गया था। बहुत अच्छा बात बताया इन्होंने, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई।
बताइए इसका उद्देश्य जानते हैं क्या है? इसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि अगर मैं आपसे कहूँ तो पथ विक्रेता का मतलब जो लोग लगाते हैं दुकान वगैरह या कोई रेडी वगैरह जो रोड पर, उनके लिए बात की गई है। और कहा गया है कि ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के ब्याज मुक्त लोन जो है उनको उपलब्ध करवाया जाएगा और उनको व्यवसाय करने की बात की जाएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की बात इस योजना में कही गई है। मध्य प्रदेश का वह अस्थायी रूप से निवासी हो, म्यूट हो जाइए, आपके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है किसी के यहाँ से, और ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेता हो और किसी भी जाति का मान लीजिए किसी भी जाति मतलब जो जाति है उस जाति का सर्टिफिकेट हो, शैक्षणिक योग्यता भी हो, और इसकी जो एज की बात होगा मिनिमम जो होगी 18 वर्ष होगी और मैक्सिमम जो होगी 55 वर्ष होगी इसमें आयु। और वही आप आधार कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, बैंक का खाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आपका उसमें लगेगा, जारी किया जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे ठेला खींचने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल यांत्रिक वाला हो सकता है, साइकिल रिक्शा चालक हो सकता है, बढ़ई का जो कार्य कर रहे हैं वो भी हो सकता है, कपड़े धोने वाले जो पुरुष होंगे उसका भी हो सकता है, दर्जी भी हो सकता है, ग्रामीण का जो कारीगर होगा वो भी हो सकता है, बुनकर का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, बुनकर किसे कहते हैं, तो बुनकर अगर है तो भी हो सकता है, कर्मकार करके कोई अगर मंडल में कोई संबंधित कोई कार्य करता है उसमें तो वो भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे लाभ वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस योजना के तहत अगर अभ्यर्थी को अपना व्यवसाय अगर शुरू करना है तो बैंक से वो 10,000 रुपये तक का लोन ले सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है साफ शब्दों में, आप देख भी रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सभी लोग अपना ध्यान जो है लगाया करें। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन तो हो चुका है शायद, ये तो हाँ भाई वही है रोजगार वाला। ठीक है, और ये भी हो चुका है आपका। और ठीक है, आगे वही बात है, बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया ना, देखिए यहाँ पर वही चीज़ें लिखा है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बेघर या अनाथ या गली कुचले या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पन्नी का मतलब आप समझ रहे हैं, पन्नी पॉलीथीन बीनने वाले बच्चों को शहर में ही खोले गए आवासीय छात्रावास में रहने, पढ़ने, खेलने कूदने की सुविधाएं जो है ये सारी चीज़ें मुहैया कराया जाएगा। इसी तरीके के जो है क्रियाविधि यहाँ पर बेघर और अनाथ बच्चों को और गली के जो बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है बीच में। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, स्वयं से भी कुछ कार्यक्रम हैं, ये भी आप देख सकते हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें जो है फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर बात करनी थी योजनाओं के बारे में, मैंने जितनी भी योजनाएं बताई हैं वो बता चुका हूँ। इन योजनाओं का आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको कुछ कार्यक्रम है, कार्यक्रम से संबंधित नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है जानकारी के लिए तो इसमें आपको मेंशन किया गया है, वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, मैं अभी आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो।